हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। नमस्कार। हरित क्रांति ने इंडिया को क्या दिया? ग्रीन रेवोल्यूशन ने इंडिया के सदर्न पार्ट में तथा दक्षिण भारत को टाइप 2 डायबिटीज दी। इसका मतलब है 6 माह के बच्चे में डायबिटीज के लक्षण मिले। इतना ही नहीं, नॉर्थ इंडिया में हरित क्रांति ने हमें दिया कैंसर। पंजाब इंडिया की नहीं वर्ल्ड की कैंसर कैपिटल बना। हरित क्रांति ने उत्तर भारत में मोर एंड मोर बुर्का एंड पर्दा सिस्टम लाया। सोशियो इकोनॉमिक इंपैक्ट है ग्रीन रेवोल्यूशन का। हमने पहले मानव भूगोल के चैप्टर में, ह्यूमन ज्योग्राफी के चैप्टर में इसके बारे में डिटेल में डिस्कशन कर रखा है। लेकिन अभी रिपोर्ट आती है कि भारत में तेजी से डेजर्टिफिकेशन अर्थात मरुस्थलीकरण बढ़ रहा है और इस डेजर्टिफिकेशन या मरुस्थलीकरण के पीछे का कारण ग्रीन रेवोल्यूशन को बताया जा रहा है। यह बड़ी खबर है और अगर ऐसा है तो मैं कोट करना चाहूंगा यूनाइटेड नेशन की एक रिपोर्ट को, जहां यह कहा गया था कि बेसिकली इंडिया की जो पॉपुलेशन है उसका 83.85%, लगभग 84% के आसपास जो है वो ड्रॉट प्रोन एरिया में रह रहा है, या तो डायरेक्टली या तो इनडायरेक्टली। अर्थात इंडिया की फूड सिक्योरिटी बड़े खतरे में है। एंड मेक श्योर कि ये फूड सिक्योरिटी या ये फूड इनसिक्योरिटी को ओवरकम करने के लिए ही हमने एक समय पर स्टार्ट किया था ग्रीन रेवोल्यूशन। नो डाउट ग्रीन रेवोल्यूशन वाज अ ग्रेट वर्क, बट नो डाउट दिस हैव अ ह्यूज इंपैक्ट ऑन इंडिया ऑल्सो। भारत के ऊपर एक बड़ा प्रभाव रहा है ग्रीन रेवोल्यूशन का। आपकी थाली में अक्सर जो पकवान आपको दिखाई देते हैं, जो आपका मेन मील है आपके भोजन का, आप उसमें पाएंगे जिन चीजों का आप उपयोग कर रहे हैं। आप नोटिस करिए, ग्रीन रेवोल्यूशन के पहले आपकी भोजन की थाली ऐसी नहीं थी, आपकी मेन मील ऐसी नहीं थी। जस्ट गो एंड आस्क योर पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स, अपने दादा दादी या उनके पहले की जनरेशन से एक बार पूछ कर देखें, मील डायरेक्टली चेंज हुई है आफ्टर ग्रीन रेवोल्यूशन। एंड अगर ये रिपोर्ट सही है तो दिस इज अ बिग वार्निंग अलार्म फॉर इंडिया एज वेल एज फॉर वर्ल्ड। ये विश्व और इंडिया दोनों के लिए एक बड़ा वार्निंग अलार्म है, बिकॉज नाउ द थिंग इज अफ्रीका इज मूविंग टुवर्ड्स टू एनर्जाइज ग्रीन रेवोल्यूशन। अफ्रीका तेजी से हरित क्रांति की ओर बढ़ रहा है। फूड इनसिक्योरिटी इतनी ज्यादा है अफ्रीका में कि नाउ देयर इज अ डिमांड कि अब अफ्रीका में ग्रीन रेवोल्यूशन करा जाए। और अगर ऐसा होता है तो सोच कर देखिए, जो समस्या आज इंडिया जैसे कंट्री में है, जो कि इसे टैकल कर पा रहे हैं, अगर ये अफ्रीकन नेशंस में हुआ तो कंडीशन कितनी खराब होगी। चर्चा करते हैं इस बारे में कि कैसे ये सारी चीजें ट्रिगर होती हैं और कैसे इससे जो है वो निपटा जा सकता है। सबसे पहले तो आपको जानना होगा कि एग्जैक्टली ग्रीन रेवोल्यूशन होता क्या है। तो सिंपल वर्ड्स में अगर मैं आपसे कहूं तो ग्रीन रेवोल्यूशन इज नथिंग बट, हरित क्रांति कुछ और नहीं है, बस एक्सपोनेंशियल वृद्धि है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में। यानी कि कृषिगत उत्पाद, वो किसान जो करीब करीब मान लीजिए 1 हेक्टेयर से उत्पादन कर रहा था X यूनिट का, तो उसे X से 2X या 3X तक लेकर जाना, यानी कि उत्पादन को एकदम तेज गति से बढ़ाना। यह एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हम एग्रीकल्चर में लाना चाहते थे। अब प्रश्न यह आता है कि ऐसी एग्रीकल्चरल ग्रोथ या ऐसा एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हमें चाहिए ही क्यों था? तो वेलकम, यहां से स्टोरी स्टार्ट होती है। एक पर्सन आए बाय द नेम ऑफ माल्थस। आई थिंक आपने इन सभी का नाम कभी ना कभी सुना होगा। ये पर्सन वो थे जिन्होंने अपना नियो माल्थिज्म या माल्थसवाद के नाम से सिद्धांत प्रस्तुत किया और अपने सिद्धांत में डियर इन्होंने कह दिया कि वेलकम डियर ह्यूमंस, आप खत्म होने वाले हैं। 6 मास एक्सटिंक्शन होगा ह्यूमंस का, ये मैं नहीं, माल्थस ने कहा था। और पीछे दी हुई इमेज इसका स्पष्ट एक्सप्लेनेशन है, एक क्लियर कट एक्सप्लेनेशन है कि डियर माल्थस के द्वारा कहा गया कि हमारा जो फूड प्रोडक्शन है वो नॉर्मल ग्रोथ रेट से बढ़ रहा है, एक सामान्य गति से हमारा फूड प्रोडक्शन बढ़ रहा है, लेकिन हमारी जो जनसंख्या है वो एक्सपोनेंशियली बढ़ रही है। अर्थात जो जनसंख्या की वृद्धि दर है ये समय के साथ बहुत तेजी से बढ़ रही है और उसके अकॉर्डिंगली हमारा फूड प्रोडक्शन नहीं बढ़ रहा। अर्थात जितना फूड ह्यूमंस कंज्यूम करते हैं उतना हम तेजी से फूड प्रोडक्शन बढ़ा नहीं रहे।
ह्यूमंस की जिस गति से रफ्तार बढ़ रही है, ह्यूमंस की जनसंख्या की जिस गति से रफ्तार बढ़ रही है, उस गति से हमारा फूड प्रोडक्शन आगे नहीं बढ़ रहा। इसका मतलब क्या है? इसका एक स्पष्ट मतलब था अपने गणितीय मॉडल में। मैं स्पष्ट करूं, इन्होंने प्रॉपरली एक मैथमेटिकल फॉर्म में इसे समझाया था कि जैसे हमारी जनसंख्या बढ़ रही है, जस्ट वेट डियर ह्यूमंस, विद इन फ्यू ईयर्स, विद इन फ्यू डेकेड्स, विद इन फ्यू सेंचुरीज, ह्यूमंस अर्थ से पूरी तरह से समाप्त हो जाएंगे। एक बड़ा तबका तो ह्यूमंस का खत्म हो ही जाएगा, पेमाइन से, अकाल से। अब यह बात कहना था और वर्ल्ड का तेजी से इस पर रिएक्शन आया, एंड द रिएक्शन वाज इन टर्म्स ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। यह हरित क्रांति के रूप में था। एंड हरित क्रांति में सबसे पहले मैक्सिको एंड देन धीरे धीरे करके वर्ल्ड के सारे बड़े नेशंस ने ग्रीन रेवोल्यूशन की एक्सरसाइज करी और अपने फूड प्रोडक्शन को तेजी से बढ़ाया। लेकिन यहां एक बात पर गौर फरमाइएगा, एक बात नोटिस करिएगा बच्चों, यह जो ग्रीन रेवोल्यूशन था, इस ग्रीन रेवोल्यूशन में एक बहुत ही की फैक्टर चुना गया, एंड द की फैक्टर वाज डॉर्फ वैरायटी ऑफ सीड्स, पौधों के या बीजों के बौने प्रकार। अब ये बौने प्रकार थे क्या? तो समझिएगा, ये ऐसे बीज थे या ऐसी फसलें थीं जिनका साइज नॉर्मल फसलों से कम था, अर्थात आकार में सिग्निफिकेंट डिफरेंस था, इनका आकार ही छोटा था। लेकिन इन सीड्स की एक विशेषता थी कि चूंकि इनका आकार छोटा है, तो हमारा जो डिजायर्ड पोर्शन है एक प्लांट का, मान लीजिए ये एक प्लांट है, तो उस प्लांट का जो डिजायर्ड पोर्शन है, अर्थात हम जिस पोर्शन को चाहते हैं कि वो उत्पाद के रूप में हमें प्राप्त हो, ये ज्यादा जो पोषक तत्व है उसे कंज्यूम करता है, एज कंपेयर टू एक दूसरा क्रॉप जिसमें क्रॉप का वो पोर्शन ज्यादा ग्रो होता है जिसका उपयोग हमारे लिए नहीं है। अर्थात बौनी फसलें जो आईं, इन बौनी फसलों ने सारा गेम चेंज कर दिया, उत्पादन को एक्सपोनेंशियली बढ़ा दिया। लेकिन देयर इज अ बिग प्रॉब्लम, और यही प्रॉब्लम हमारे इस डिस्कशन का, हमारे इस एजेंडा का मेन फोकस है। एंड द प्रॉब्लम वाज, ये जो क्रॉप्स आई डियर, ये क्रॉप्स बेसिकली हायर कंज्यूम करती थी, या इनका कंजम्पशन ज्यादा था विद रिस्पेक्ट टू, सबसे इंपॉर्टेंट इज वाटर, ये पानी की डिमांड ज्यादा, और सेकेंडली इनके लिए इंसेप्टी पेस्टिसाइड अर्थात उर्वरक और आपको कीटनाशक, इनकी डिमांड इनमें ज्यादा दिखाई देगी। उर्वरक, कीटनाशक, इंसेप्टी और पेस्टिसाइड्स अलोंग विथ बहुत ज्यादा पानी। इस कंडीशन ने तेजी से उत्पादन को तो डियर बढ़ाया, बट इसका लॉन्ग टर्म इंपैक्ट ये रहा कि इस उत्पादन के बढ़ने से आप पाएंगे कि समय के साथ इंडिया में जो एरिया, जो भूमि, जो लैंड बेसिकली फर्टाइल हुआ करता था, जहां जमीन के अंदर पर्याप्त मात्रा में पानी उपलब्ध था, हमने इन फसलों को उगाने के लिए उस पानी को इतना ज्यादा निकाला कि एंड ऑफ द डे अब वाटर टेबल लो हो गई है। और इस वाटर टेबल का लो होना एक बड़ा इंडिकेटर है कि डियर हम ड्रॉट प्रोन होते जा रहे हैं, हम सूखे के लिए बहुत ज्यादा प्रोन हैं, हम सूखे से बहुत जल्दी ही प्रभावित हो जाते हैं। मॉनसून में एक स्लाइट सा चेंज, मौसम में एक छोटा सा परिवर्तन पूरे क्षेत्र को सूखे की ओर ले जाता है। कारण, सूखा ना प्रभाव डालता अगर इस जमीन के अंदर से पानी आसानी से निकाला जा सकता था। अगर ज्यादा पानी होता जमीन के अंदर तो हम आसानी से सूखे से बच सकते थे। पर डियर, वो बेल्ट जहां पानी होना चाहिए था, अर्थात नॉर्थ इंडिया की जो बेल्ट आपको दिखाई देती है, इस पूरे ही बेल्ट में आपको पर्याप्त पानी मिलेगा, बट स्टिल इन एरियाज में आपको सूखा दिखता है, बिकॉज हमने एक समय पर ऐसी क्रॉप इंट्रोड्यूस करी जिसके लिए एक्सेसिव वाटर की आवश्यकता है। और कहानी यहां तक लिमिटेड नहीं है। मेक श्योर कि ये जो सूखा प्रभावित क्षेत्र आए, इनके साथ ही ये जो क्रॉप्स आई, इनके साथ ही इनमें डाइवर्सिटी भी लाई गई। आप पाएंगे एक समय पर एक गाना हुआ करता था, सरसों की रोटी और मक्के की रोटी और सरसों का साग। ये जो कंडीशन थी हमारी मेन मील में, जहां थिक ग्रेन्स आते थे, मोटे अनाज आते थे, डियर ये सारा रिप्लेस हुआ गेहूं और चावल, व्हीट एंड पेडी से।
और ये जो वीट और पेडी का जो है वो रिवॉल्यूशन आया, इसने हमारे नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया दोनों ही केसेस में इसे मोनोटोनस सिस्टम में बदल दिया और इनका जो कंजम्पशन है वाटर का, ये भी एक्सेसिवली बढ़ा दिया। आज के समय हमें इंडिया में बड़े लेवल पर डेजर्टिफिकेशन या मरुस्थलीकरण और सूखे का प्रभाव दिख रहा है। इसका एक बड़ा कारण बताया गया है कि ये ग्रीन रेवोल्यूशन से कनेक्टेड है। और ग्रीन रेवोल्यूशन का इतना ही इंपैक्ट नहीं है, इंडिया में हर एक चीज इज डायरेक्टली कनेक्टेड विद द ग्रीन रेवोल्यूशन। आप भारत में चाहे आप फूड का सिस्टम देख लें, आप जिन सब्जियों को खाते हैं, आप जिन क्रॉप्स को कंज्यूम करते हैं, ये ऑल वाज पार्ट ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन वंस अपॉन अ टाइम। एक समय पर ये सभी जो है वो हरित क्रांति से जुड़े हुए थे। मैं मानकर चलता हूं कि आपके लिए ये वीडियो, आप यहां तक आए हैं तो इंफॉर्मेटिव रहा होगा। एंड मेक श्योर कि अगर आप कुछ इसी प्रकार से ज्योग्राफी के अदर सेक्शंस को भी कवर करना चाहते हैं तो आप मेरे साथ ज्योग्राफी एज अ ऑप्शन सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं, भूगोल वैकल्पिक विषय आप पढ़ सकते हैं। हिंदी माध्यम से अगर तैयारी कर रहे हैं तो दिस इज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर यू, बिकॉज विंटर कार्निवल के नाम से सेल स्टार्ट हो रही है एंड अप टू अ सर्टेन लिमिट ऑफ टाइम, अगर मैं स्पेसिफिकली कहूं तो 13 दिसंबर तक अगर आप हमारे बैचेस का अर्थात ऑप्शनल के बैचेस का पार्ट बनते हैं, यू विल गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट एज वेल एज आप एक ऐसे कोर्स का हिस्सा होंगे जो ना केवल आपके लिए ऑप्शनल पॉइंट ऑफ व्यू से, बल्कि ज्योग्राफी ऐसा ऑप्शनल है जो आपके प्रीलिम्स के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये ऐसा ऑप्शनल है जिसके माध्यम से अगर आप तैयारी करते हैं तो डियर आने वाले समय में आपको ये प्री में भी असिस्टेंस प्रोवाइड करता है। 30 से 35 प्रश्न जो हर वर्ष यूपीएससी ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट से पूछा करता है प्रीलिम्स में, प्रारंभिक परीक्षा में, देवर लाइक अ पीनट फॉर यू, आपके लिए बेहद आसान होंगे बिकॉज आपका सब्जेक्ट ज्योग्राफी होगा और ज्योग्राफी कवर करने पर आपको नो डाउट ये दोनों ही सेगमेंट्स बेहद ही आसानी से कवर होते हुए दिखाई पड़ते हैं। साथ ही अगर आप इन बैचेस के अलावा कंप्लीट एब्सोल्यूट तैयारी करना चाहते हैं यूपीएससी की आने वाले वर्षों के लिए, अर्थात 2026 या 27 के लिए, तो हमारे फाउंडेशन एंड लॉन्ग टर्म बैचेस आर अवेलेबल जस्ट बाय यूजिंग अ सिंपल कोड दैट इज AK लाइव कोड। इस कोड का यूज करिए और हमारे साथ आप इन बैचेस का हिस्सा बन सकते हैं। सो डियर, इस उम्मीद के साथ कि आने वाले समय में मैं आप सभी सीरियस IAS एस्पिरेंट्स को इन बैचेस में देखने वाला हूं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ वेरी नाइस डे। थैंक यू। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।